नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है, मैं आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर, क्योंकि चुनावी साल है और सभी कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर एकजुट हो रहे हैं और एक मंच पर आ रहे हैं। तो क्या है उनकी मांगे, सीधे कर्मचारियों से और कर्मचारियों संगठनों के नेताओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या सरकार के खिलाफ उनकी आंदोलन की रणनीति और क्या मांगे हैं। कई कर्मचारी संगठन के अलग अलग कर्मचारी संगठन के जो नेता है वो यहाँ पर मौजूद है। स्वास्थ्य कर्मचारी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी है, मंत्रालय के कर्मचारी संगठन भी है, इसके अलावा तृतीय वर्ग कर्मचारी भी है और सबसे बड़ा कर्मचारी महासंघ बनाया है हुआ है। एक ही मंच पर सभी कर्मचारी एकजुट हुए हैं, उस महासंघ के लोग भी हमारे साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं संविदा कर्मचारियों से, क्योंकि प्रदेश में 1 लाख से ऊपर संविदा कर्मचारी है। क्या मांगे हैं आप लोगों की? और सरकार, क्योंकि चुनावी साल है और आश्वासन भी देते हैं, मैनिफेस्टो में भी बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, लेकिन मांगे पूरी होती है या नहीं होती है? और अभी वर्तमान में क्या रणनीति आप लोगों की? देखिए, पिछले 10 सालों के अंदर चाहे जो भी शासन हो या जो भी पार्टी हो, उसके घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मैनिफेस्टो में उनके द्वारा डाला गया। लेकिन ये देखा गया है कि जब सरकार आती है, शासन में बैठते हैं, तो वो सब डील पर कोई कमेटी बना देता है, कोई आयोग बना देता है, कोई आश्वासन दे देता है, कोई समिति बना देता है। इससे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में आक्रोश है। एक तरफ देखिए कि जो संविदा कर्मचारी विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षित हैं, अपने कर्मचारी आयोग के चयन आयोग के माध्यम से चयनित होकर वो अपनी नौकरी ज्वाइन करते हैं। दूसरी तरफ एक गुमटी वाले हैं, एक ठेले वाले हैं, झुग्गी वाले हैं, जो कि शासन की भूमि पे अतिक्रमण करते हैं। 10 साल काबिज रहते हैं, 5 साल काबिज रहते हैं, तो शासन कहती है कि आपने ठेला लगाया, झुग्गी आपकी, आपने गुमटी लगाई, ये गुमटी आपकी। लेकिन वही संविदा कर्मचारी जो विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से आता है, उसको 10 साल नौकरी करने के बाद, 15 साल नौकरी करने के बाद भी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जबकि जो संविदा कर्मचारी हैं विधिवत चयन प्रक्रिया के माध्यम से आए हैं और सभी उच्च शिक्षित और जितने भी कर्मचारी हैं उनसे अच्छी सबकी योग्यता है, सभी टेक्निकल रूप से साउंड है, सारी चीज़ उनको ज्ञान है, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में बैठे हुए जो रणनीतिकार हैं उनको वो संविदा कर्मचारी को नियमित नहीं कर रहे, जिससे संविदा कर्मचारी लामबंद हो गए हैं और जो भी शासन है उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश शासन को चेतावनी देते हैं कि अभी भी वक्त है, संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए, संविदा कर्मचारी की जो न्यायोचित मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। कर्मचारी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि 2003 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, बीजेपी की सत्ता आई थी, तब ये भी कहा गया था कर्मचारियों की तरफ से कि ये सत्ता जो बीजेपी को मिली है ये सिर्फ कर्मचारियों के आक्रोश का एक परिणाम है। ये देखा गया है कि कर्मचारी जो है, सुभाष वर्मा जी बहुत बड़ी ताकत रखते हैं और दावा भी किया जाता है कि सत्ता परिवर्तन में कर्मचारी ही सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है। ये चुनावी साल है, क्या लगता है आपको, आप लोगों की मांगों को लेकर सरकार कितनी गंभीर है और क्या क्या मांगे हैं प्रमुख? ये कर्मचारी संगठन नहीं कह रहे हैं, कर्मचारी नहीं कह रहे हैं, खुद सरकार ने स्वीकार किया था 2003 में कि हमारी सरकार कर्मचारी को बदौलत आई। और उस समय आपने देखा था कि कर्मचारी इतने आंदोलनरत थे दिग्विजय सिंह शासनकाल के कि सरकार की सत्ता पलटने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सबसे पहले मतपत्र गिने जाते थे और मतपत्र में ही ये जाहिर हो गया था कि इस बार सरकार किसकी बनेगी। तो कर्मचारियों को ये समझ कर कि उनमें फूट है और कमज़ोर आंकना और उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देना, ये सरकार की भूल है। अगर कर्मचारी अब मान लो आज की तारीख में टूटे हुए भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आम कर्मचारियों के मन में जो भावनाएं हैं वो छुप गई है या दब गई है या उसका कोई बेनिफिट या परिणाम उसके नहीं दिखेंगे, बिल्कुल अवश्य दिखेंगे। जो मांगे हैं, जैसे आज देखो कि 2016 से पदोन्नति में रोक लगी हुई है, पदोन्नति बिल्कुल हो नहीं रही। 6 साल से सरकार बिल्कुल आश्वासन दिए जा रही है, टाले जा रही है, हजारों कर्मचारी रिटायर हो गए। हमारी एनपीएस की मांग है, हमारी मंत्रालय की तो वो मतलब जो एसओ का जो वेतनमान था वो 2013 से पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारी मंत्रालय की 4-5 मांगे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार ये सोचती है कि कर्मचारी टूटे हुए हैं या संगठन बटे हुए हैं तो वो आक्रोश नहीं है, आक्रोश बिल्कुल है और ये परिणाम उस चुनाव के समय दिखेंगे। तो मेरा सरकार से ये आश्वासन है कि समय रहते इन मांगों पर बिल्कुल त्वरित कार्रवाई की जाए, नहीं तो कर्मचारी जिन्होंने 2003 में भी ये दिखाया था, बाद की सरकारों में भी ये दिखाया था, वो अवश्य 2019 के जो 21 के 23 के परिणाम है उसमें भी कर्मचारी ये दिखाएंगे अपनी ताकत। और कर्मचारी के आक्रोश को समय रहते अगर नहीं सुधारा गया तो बिल्कुल परिणाम
भोगे जाएंगे, क्योंकि 4 स्तरीय समयमान की भी घोषणा की थी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, लेकिन उसका भी कोई मतलब पता नहीं है। मतलब ये अगर मान लेना कि आज हम कोई भी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को आश्वासन दे दें और बाद में जैसा कि बताया हमारे पूर्व वक्ता ने कि कमेटी बनाकर और ये बनाकर उनको टहलाते रहें, लेकिन अब ये टहलने वाली चीज़ नहीं है, अब ये अटल रहने वाली चीज़ें हैं। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि समय रहते उनकी मांगों को पूर्ति की जाए और इस आक्रोश के पीछे छुपी भावनाओं को पहचाने और निर्णय जल्दी ले। लंबे समय से अतिथि विद्वान अपनी मांग रख रहे हैं और एक हमने देखा था कि जब विपक्ष में थी बीजेपी, जब सत्ता परिवर्तन हुआ उसके पहले, तो आप लोगों के मंच पे भी मुख्यमंत्री जी गए थे, तमाम नेता लोग गए थे और कह रहे थे कि आप लोगों की मांग जायज़ है। विधानसभा में उठाया था मुद्दा, फिर सरकार बदल गई, फिर इन्हीं की सरकार आ गई। अब क्या हाल है और क्या मांगे हैं आप लोग? ये बहुत बड़ी विडंबना है कि अभी वर्तमान में हमारा एक यूनियन ग्वालियर में 80 दिन से हड़ताल पर बैठा हुआ है और वहाँ पर 3-3, 4-4 मंत्री हैं, तो कोई भी मंत्री बीजेपी का वहाँ मिलने तक नहीं आया। इस ठंडे मौसम में छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं पूरे प्रदेश से वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। लेकिन बड़ी एक समय ऐसा था जब कमलनाथ जी की सरकार थी, तो हमारे आदरणीय मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे आंदोलन में आए थे और भी मंत्री आए थे और बोलते थे ये कैसी निकम्मी सरकार है कमलनाथ सरकार, कि इसको डूब कर मर जाना चाहिए, कि ये अतिथि विद्वान कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये विधिवत तरीके से ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा व्यवस्था में आए हैं और ये व्यवस्था कम से कम 15-20 सालों से चल रही है। तो ये पद ही तो बढ़ाना है, पद बढ़ाने में क्या परेशानी है, इनको क्या है नियमित करने में क्या परेशानी है? कमलनाथ जी इनको नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब आज सरकार उनकी ही है और बोलते थे कि हम इनको नियमित करेंगे। आज इतने दिन हो गए, हमारे हड़ताल भी चल रहा है। हमने कई बार शासन से मिलने का समय मांगा, सीएम साहब से समय मांगा, लेकिन सीएम साहब ने आज दिन तक हमको मिलने के लिए समय नहीं दिया। और विभाग के हम कई बार मंत्री जी से भी मिले। अभी पीएससी के विज्ञापन आ रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं? हम विरोध इसलिए कर रहे हैं कि शासन पहले हमारी मांग सुने। जो 15-20 सालों से हम लोग इस व्यवस्था में कम पेमेंट में, कम उसमें विषम परिस्थितियों में हम लोगों ने शासन का साथ दिया है और आज हमारी स्थिति ये है कि वोट हम देते हैं मध्य प्रदेश का और नौकरी आप बाहरी युवाओं को देते हो। आज हमारे 350 लोग इस व्यवस्था से बाहर है, कम से कम 1 साल से उनको नहीं लिया गया आज दिन तक। और जब हम लोग पूरे वर्तमान में 5881 पद शासन में रिक्त हैं, 4400 लोग हम लोग काम कर रहे हैं, तो पहले आप इनकी व्यवस्था करें, उसके बाद पीएससी करें जो भी करवाना है। हमें पीएससी का विरोध नहीं करना है, लेकिन पहले हमारे लोगों को अंदर करें, एक कैडर बनाए और इनका नियमितीकरण करें, उसके बाद कुछ आगे की रणनीति अपनाएं। संघ के माध्यम से ही बोलना चाहते हैं। तो संघ के माध्यम से बातें रखी जा रही है। आप ये बताइए उदित भदौरिया जी कि आप लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी कि एक मंच पर सारे कर्मचारी संगठन इकट्ठे हो जाए और एक मंच बना लें और वहाँ से फिर बातें अपनी रखी जाए? वो तो पता ही है जी, सभी कर्मचारी संगठनों का उद्देश्य तो कर्मचारी हित है। चाहे वो कोई भी कर्मचारी संगठन हो, सभी कर्मचारियों के लिए लड़ रहे हैं और सभी की मांगें लगभग एक हैं। संगठन अलग हो सकते हैं, विचारधारा और उनकी मांग और उनका उद्देश्य सब एक ही है। जो पूर्व वक्ता ने कहा कि माननीय जो आज शासन में है वो कमलनाथ जी की सरकार में शाहजहानी पार्क में आए थे और उस समय हम भी वहीं थे और उनने वायदा किया था कि हम अतिथि विद्वानों को नियमित करते। ये सरकार निकम्मी है, ये कहा था। आदरणीय सिंधिया जी ने भी ऐसा शब्द बोला था कि हम रोडों पर उतर आएंगे। तो राजनीतिक लोग कर्मचारियों का शोषण करते हैं, चाहे वो राजनीति में कोई भी पार्टी हो। आज ये है, कल वो थे। उस समय बल्लभन में सुभाष वर्मा जी, चूँकि सबसे पावरफुल आदमी बल्लभन के सुभाष वर्मा जी जो है वो वहाँ मौजूद थे। एक सभा थी, सारे कर्मचारी संगठन भी थे। उस समय 4 लोगों की कमेटी बनाई थी कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसके लिए कमेटी बना दी, जो हमारे पूर्व वक्ता राठौर जी ने बोला। उस कमेटी में जब सबने बात रखी कि साहब ये कब पूरा होगा, तो कह रहे अभी तो 1 साल हुआ, 4 साल बचे हैं, हो जाएगा मैनिफेस्टो में जो हो जाएगा। लेकिन वो नहीं हुआ। मैनिफेस्टो में सब कुछ जोड़ लेते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं है, चाहे वो हो चाहे ये हो। दूसरा, कर्मचारियों की जो ताकत है, मांगे तो लगभग सबने गिनाई दी पुरानी, लेकिन जो भी है नेता लोग बैठे हुए हैं शासन में, आज बैठे हों या कल बैठे थे, इन्हें ये नहीं मालूम है कर्मचारियों की संख्या सेवानिवृत्त तो वर्तमान 20 लाख के लगभग है। क्यों वर्मा जी? 20 लाख का आंकड़ा ये होता है कि एक परिवार में 4 वोटर हैं तो ये 80 लाख पहुंचता है, और अगर 1 के 4 मिलने वाले हैं तो टोटल मध्य प्रदेश के वोटरों में आधे वोटर कर्मचारी और उनके मिलने वाले हैं। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर है। जब भी सत्ता पलटी है तो कर्मचारीकरण,
अगर वो इस गलतफहमी में हो कि सारे संगठनों में मतभेद है और कुछ संगठन हमारे साथ और कुछ हमारे साथ आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हवा चलती है सत्ता के विरोध में हो या विपक्ष के विरोध में हो, तो कर्मचारी हमेशा कर्मचारी का चाहने वाले के साथ हो जाता है। सभी संगठनों का उद्देश्य एक है और सभी चाह रहे हैं कि ये सरकार चुनावी वर्ष में अगर मार्च से पहले हमारी मांगें मानती है तो ठीक है, नहीं तो उग्र आंदोलन तो होगा ही। आंदोलन से सरकार दबाने का प्रयास भी करेगी, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा होगा कि सत्ता परिवर्तन में देर नहीं लगती है। हालांकि हम आदरणीय हमारे राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा जी से जब भी मिलते हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव जी को, ऐसा होना चाहिए भाई भारत सरकार में ये रूलिंग है कि 20 साल की सेवा के बाद पूर्ण पेंशन की पात्रता, जो लोग अनुकंपा से आते हैं उन्हें 33 साल नहीं हो पाती, तो 20 साल के बाद पूरी पात्रता हो। पूरी पात्रता का आशय यह है कि 50% मूल वेतन प्लस डीए। तो ये जिनको 15 या 20 साल हुए उनको पेंशन की क्या पेंशन मिलेगी, 10,000 15,000 रुपये। तो चूँकि जो भारत सरकार की रूलिंग है उसे लागू करो, आप हमारी पदोन्नति दो। सभी वक्ता बताएंगे, अभी मांगे वही हैं, सबकी एक जैसी मांगे हैं। चैनल के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि आप राजनीति को छोड़कर कर्मचारियों पर टिक जाइए। कर्मचारी ही सरकार बचाएंगे और कर्मचारी ही बनाएंगे, बस इतना ही कहना चाहते हैं। पेंशनर्स जो है भाई साहब, वो बड़ी संख्या है, 4.5-5 लाख के आसपास पेंशनर्स है। लेकिन हर बार ये होता है कि डीए के लिए आंदोलन करना पड़ता है, मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ती है, घूमना पड़ता है उनके पीछे। आज लगातार बगैर पदोन्नति के कर्मचारी रिटायर्ड होते जा रहे हैं और पेंशनरों की संख्या आज बढ़ती जा रही है। तो आज 4.5-5 लाख के आसपास पेंशनर होगा, इतने ही कर्मचारी हैं, तो पेंशनरों की संख्या बढ़ रही है। पिछले कई वर्षों से पेंशनरों को ये मांग रही है कि भाई 6वें वेतन मान का जो पेंशनरों का है, हमारा 27 महीने का एरियर, वो सरकार ने नहीं दिया। 7वें वेतनमान का 32 माह का एरियर्स नहीं दिया। इसके अलावा भी पेंशनर महंगाई भत्ते के हर जो किस्त सरकार देती है उसमें 10-12 महीने की वो एरियर्स खा जाती है सरकार। और हमारा मध्य प्रदेश के पेंशनरों का दुर्भाग्य है कि धारा 49(6) के नाम से जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नाम से उलझा के रखा हुआ है सरकार ने, वो कुछ नहीं है। भारत सरकार ने चिट्ठी भी लिखी है कि वो सरकार छत्तीसगढ़ अपने उससे दे या मध्य प्रदेश सरकार अपने उससे दे, लेकिन फिर भी दोनों राज्य वो इस पर ढाल देते हैं। तो धारा 49 जो है वो ख़त्म की जाए। और इसके अलावा भी जैसे अभी हिमाचल सरकार ने पेंशनरों को 65 साल 70 साल 75 साल 5% 5 साल में डीए पे उस पर बढ़ाने की बात करी है, उसके आदेश भी जारी कर दिए, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के पेंशनर हैं वो जैसे अनमेरिड महिला है, विकलांग महिला है, विधवा महिला है, उसकी पुत्री, तलाकशुदा, उसको पारिवारिक पेंशन की पात्रता केंद्र सरकार में है, मध्य प्रदेश सरकार में नहीं है। ये हम कब से मांगते। इसी तरह से आज कोई पेंशनर गंभीर बीमार हो जाता है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटीज़ है, आप हृदय का गति रुक जाता है, तो ये इसके लिए सरकार से जैसा कर्मचारियों को जो अग्रिम राशि दी जाती है वो पेंशनर को, क्योंकि इसमें भी चिकित्सा सुविधा की कब से हम मांग कर रहे हैं, वो चिकित्सा सुविधा भी नहीं दे रही सरकार। तो इस प्रकार से जो 10-12 सूत्री मांगे हैं, जो अभी हमारा 4 नवंबर को पूरे मध्य 3,500-4 हज़ार पेंशनर इकट्ठे हुए, उनकी भी यही मांग रही है। अभी फिर अगर सरकार ने हमारी परस्पर, अभी अध्यक्षीय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के मैं संरक्षक भी हूँ, अभी अरविंद भदौरिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों की मांगों के लिए अधिकृत किया है, तो उनने भी बुलाया हमको, हम उनके पास भी गए और सारे कर्मचारी संगठनों के लोग गए। उसमें भी उन्होंने कहा कि हाँ भाई मुख्यमंत्री ने मेरे को अधिकृत किया है और आपके क्या क्या, उसको भी 1 महीना हो गया, कोई दोबारा बातचीत नहीं हुई। तो ये जो सरकार है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और नेचुरल है कि चुनावी वर्ष में कर्मचारी अंगड़ाई लेता है, पेंशनर अंगड़ाई लेता है, और इसका खामियाजा अगर मांगे समय रहते सरकार ने नहीं सुलझी, तो समय रहते अगर नहीं सुलझाई गई तो निश्चित तौर से इसका खामियाजा ना सरकार को भुगतना पड़ेगा। भाई साहब, चुनावी साल है,
है ना। क्या कहेंगे आप, सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, चुनावी वर्ष में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहे हैं कि हमारे अपने कर्मचारी संघों में टूट है, ये मानकर सरकार चल रही है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे झंडे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सरकार ये ना भूले कि हर झंडे के नीचे कर्मचारी खड़ा हुआ है। हर कर्मचारी की वही समस्याएं हैं जो आज हम झेल रहे हैं। जैसे सीधी भर्ती की हम बात करें, पदोन्नति की हम बात करें, आपने हमारे साथी ने बोले थे कि अपने संविदा नियुक्ति में उनको वेतनमान नहीं दिया जाता है। सरकार का ये नियम है कि संविदा नियुक्ति में यदि कोई व्यक्ति अपने नियुक्त हुआ है तो उसे मूल पद का 90% वेतन तो आपको देना ही है, जो नहीं दिया जा रहा है वो देना चाहिए। सीधी भर्ती हमारी कर नहीं रहे हैं। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में जब हमारी सीधी भर्ती होगी, हमारे सारे पद ऊपर पदोन्नति के हैं। हमारी अपने सीधी भर्ती में किसी प्रकार की रोक नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बाद भी हमारी सीधी भर्ती नहीं किया है, जिससे हमारा कैडर मैनेजमेंट पूरा गड़बड़ाया हुआ है। चलिए हम 1 मिनट के लिए मान भी लें कि आपका माननीय उच्चतम न्यायालय से जो स्टे है, तो यदि हम उसको मानते हैं तो अनुसूचित जाति का 16% है और अनुसूचित जनजाति का 20%, टोटल 36% पद ऐसे हैं जिस पर कि अब अभी निर्णय आने पर उस पर मूल निर्णय लिया है कि पदोन्नति में आरक्षण रहेगा या नहीं रहेगा। फिर भी हमारा 64% पद जो हैं वो अनारक्षित श्रेणी में है, जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। यदि सरकार चाहे तो कम से कम इन पदों पर पदोन्नति करके एक कैबिनेट में एक सर्कुलर निकाल के कि बाकी जो 36% हैं उनको न्यायालय के निर्णय आने के परिप्रेक्ष्य में रोक कर रखा जाए। लेकिन 64% पदों में आपको पदोन्नति में करने में क्या दिक्कत है? ना आप पर किसी प्रकार का, हर कर्मचारी जो आज काम कर रहा है पदोन्नति नहीं होने के कारण उच्च पद का वेतनमान ले रहा है। तो यदि आप पदोन्नत करते भी हैं तो भी उसे आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है, मात्र उसे एक पद का नाम मिलेगा और किसी प्रकार का आर्थिक बोझ सरकार पर नहीं आएगा। लेकिन क्योंकि सरकार को तो ऐसा है कि भाई आज हम विधायक के पद पर हुए हैं और हमें एक बार कैबिनेट की मीटिंग होती है और हमें माननीय मंत्री जी के पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। हमें क्या परेशानी है? IAS IPS को पदोन्नति मिल जाती है, हम कर्मचारी इसमें परेशान होते रहते हैं। एक छोटा सा निर्णय जिसे एक मीटिंग करके हल किया जा सकता है, उस पर भी किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जा रहा है, जिससे कि हम सब परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और एक चीज़ बताता हूँ कि कर्मचारी बहुत सहनशील होता है, बहुत सहनशील होता है। हम 5 साल में से 4 साल सहन करते हैं और हमारे वो 4 साल पूर्ण होने पर हैं और अब 5वां साल जब है तो कर्मचारी टेबल पर बैठकर लड्डू खाकर समझौता नहीं करता है। ये सरकार को समझ लेना चाहिए। 2 या 3 माह का समय और है, 2 या 3 माह का समय और यदि आपको बीत गया तो फिर जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा उसमें चेतावनी है, चेतावनी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल साहब, क्या बिल्कुल लगता है चुनावी साल में आप लोगों की मांगे पूरी होगी या फिर डंडा लेके बाहर निकलना पड़ेगा? बिल्कुल, चुनावी साल में कोई मांगे पूरी नहीं होना ऐसा लग रहा है, क्योंकि सरकार सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रही है। और जैसे मेरे साथी ने कहा है कि रमेश चंद्र शर्मा जी भी चिट्ठी लिख रहे हैं और सरकार जाग नहीं है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ रमेश चंद्र शर्मा जी उसके पीछे क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको जाना चाहिए उनके पीछे कि भाई कर्मचारियों से मैं बना हूँ, मैं कर्मचारियों के लिए हूँ, तो कर्मचारियों के लिए वो चीज़ उनको जाके इनिशिएट लेना चाहिए। और बहुत सारी मांगे अभी हमने हाल ही में कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के लिए, और अगर उस पर नहीं चेतते हैं तो फिर हमारी 20 तारीख को हड़ताल है संभाग स्तर पर, 29 तारीख को पूरे जिला स्तर पर। प्रमुख मांगे हैं अपना पेंशन जो है उसको बहाली का, पदोन्नति बहाली का, लिपिक की जो मांगे 1900-2400 किए जाए, नहीं कर रहे वो लोग सीधे। और अपने संविदा वालों को भी जो उनको मांगे रखी वो भी हमने रखी हुई है उसी पे, वो नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार हमने पूर्ववर्ती सरकार को उखाड़ के फेंका, हम इनको भी वही करेंगे। सरकार उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं कर्मचारी, और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या मांगे हैं? क्योंकि चुनावी साल है, अभी मांग लिया तो दे देंगे और नहीं तो फिर। हमारा पहला निवेदन ये है कि जो अतिथि विद्वान शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत हैं, ये विगत 25-30 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और न्यूनतम वेतन पे कार्य कर रहे हैं। अर्थात यदि इनकी जगह सरकार अगर रेगुलर अपॉइंटमेंट करती तो अभी आपको बता दें कि नियमित प्रोफेसर्स को लगभग 2 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है और हम लोग केवल 30-35 हज़ार रुपये महीने में काम करते हैं। इससे लगभग मतलब 1,70,000 रुपये PSC हो रही है आप लोगों की। ये PSC में आप सरकार से मांग करिए कि PSC में हम लोगों को पहले वो करें। जी हाँ, मैं अपनी बात पहले पूरी कर दूं कि 1,70,000 रुपये महीने की जो शासन को बचत कर रहा था एक कैंडिडेट, आज उसकी ये अवस्था हो गई कि उसको PSC के माध्यम से जो नवीन अपॉइंटमेंट करके और फॉलन आउट कर दिया जा रहा। और अब जो फॉलन आउट होंगे ये भविष्य में कभी भी इनको नहीं लिया जाएगा।
तो हमारा ये शासन से निवेदन है कि सबसे पहले जो अतिथि विद्वान अपनी निःशुल्क और कम न्यूनतम वेतन पे जो काम कर रहे थे उनको नियमित किया जाए, उसके बाद पीएससी के अपॉइंटमेंट किए जाएं। और इस समय सारे कर्मचारी संघ हम सब लोग साथ में संगठित होकर काम कर रहे हैं। वर्मा जी, एक आप लोगों की जो है मान्यता चली गई, ये भी तो क्या इसके पीछे विपक्ष कहता है कि सरकार नहीं चाहती, जिस संगठन को चाहती है उसकी मान्यता रहती, जिस संगठन को नहीं चाहती उसकी मान्यता नहीं रहती? बिल्कुल ऐसा आशंका व्यक्त की जा रही है और ऐसा कर्मचारियों में आम धारणा है कि सरकार कर्मचारियों को संगठनों में विवाद करती रहती है। हमारा बिल्कुल क्लियर वाला मामला है, केवल जो है जो पुराना रिकॉर्ड देने की मामला है पदक्रम सूची का है, वो पिछले लोगों ने हार के डर से नहीं दिया। अच्छा, वो चाहते हैं कि हम उस पर काबिज रहें, मतलब तीन बयान दिए हमारे विपक्षी वाले लोगों ने, हर बार रिकॉर्ड के संबंध में 3 अलग बयान दिए, लेकिन उसको संज्ञान में न लेते हुए भी संगठन को विवादित रखने के लिए कि मंत्रालय जैसा मजबूत संगठन विवादित रहे, इसलिए वो विवाद को बनाए रखना चाहते हैं ताकि एक तरफा से एक बुलंद आवाज नहीं आ सके, मतलब एक गुटबाजी कराने की कोशिश। आप क्या कहेंगे चुनावी साल में? बस अपना कुछ बोलना नहीं, शाम को अच्छा, ये बताइए भाई साहब, अब क्योंकि चुनाव आ गए हैं और वक्त आप लोगों के पास कम है, सरकार के पास भी कम है, क्या उम्मीद है कि सरकार आप लोगों को बुला के बातचीत करेगी? नहीं, सरकार अगर बुला के बात करती तो समस्या का समाधान ही हो जाता। सरकार ने किसी भी संगठन को बुला के बात नहीं की अभी तक। वो किसी एक आध संगठन को बुलाते भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी संगठनों को बुलाना चाहिए, सबसे बात करना चाहिए। दूसरा ये रहा कि चूँकि राजनीतिक लोग कभी भी कर्मचारियों में ये नहीं चाहेंगे कि एकता हो। कर्मचारियों में भी कुछ ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो ये चाहते हैं कि सारे कर्मचारी संगठन एक ना हो, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी। संगठनों में भी नहीं, कर्मचारी संगठनों में सब में नहीं, कुछ में वो है ऐसे जो चाहते हैं एक दूसरे में वैमनस्यता बनी रहे और संगठन आपस में लड़ते रहे और हमारी सरकार बनी रहे। कांग्रेस में भी यही करते थे, ये भी यही कर रहे हैं, आपस में लड़ाना इनका काम है। कर्मचारियों में भी कुछ संगठनों में पदाधिकारी हैं, वो चाहते हैं एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करते रहो, तुम इसी टीका टिप्पणी में मर जाओगे और कोई किसी की मांग पूरी नहीं हो पाएगी। आपस में सब एक हो, सबका उद्देश्य एक है, वो सारे कर्मचारी और सारे कर्मचारी संगठनों का भी उद्देश्य एक है कि कर्मचारियों की मांगें पूरी होना चाहिए। टीका टिप्पणी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार दिग्विजय सिंह की गई थी, सरकार शिवराज सिंह की भी जा सकती है अगर कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो सरकार जा सकती है और कर्मचारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है सरकार बनाने में और सरकार को बेदखल करने में। ऐसे में चुनावी वर्ष में कर्मचारियों की बातें हमने सुनी। IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका है में आज इतना ही। अगली बार फिर किसी जनहित के मुद्दे पे आपसे चर्चा होगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।